एक नूर और अंश की जिंदगी। एक बिल्कुल छोटे से अपार्टमेंट के एक रूम में एक लड़की चैन से सोई हुई थी और पर्दे से आती हुई सूरज की किरणें सीधे उस लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसका दूध सा चेहरा सुनहरे रंग में चमक रहा था। जैसे ही सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती है, वैसे ही वो लड़की हड़बड़ा कर उठती है और कहती है, शीट, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो जाएगी। चलो नूर, जल्दी जल्दी करो। जी हाँ, ये क्यूट सी छोटी सी बेबी हमारी नूर ही है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और ब्लू कलर की थी। उस पर नूर का दूध सा गोरा रंग और बेदाग चेहरा, उसके फुले हुए गाल जो नेचुरली पिंकिश थे। नूर के हेयर डार्क ब्राउन और सिल्की थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे। नूर के होंठ नेचुरली रेड थे और उसके चेहरे पर मासूमियत साफ साफ झलक रही थी। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 1 इंच ही होगी। नूर जल्दी से जाकर रेडी होती है और फिर एक फटे हुए टेडी बियर के तरफ देख उससे कहती है, बाय बाय टफी। टेडी का नाम टफी है। मैं ना अभी कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज से आकर मैं तुमसे बात करूंगी। हाँ, अभी के लिए बाय। इतना कहकर नूर अपना बैग उठाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नूर के अपार्टमेंट के बिल्कुल आगे एक बहुत ही बड़ा और आलीशान बंगला था, जो दिखने में बंगला कम और किसी किंग का महल ज्यादा लगता था। उस बंगले के मेन गेट पर 4 बड़े-बड़े और हट्टे-कट्टे पहलवान जैसे बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिन्होंने ब्लैक कलर का बहुत ही प्रोफेशन यूनिफॉर्म पहना हुआ था। इतना ही नहीं, उन चारों के पास गन थी और उनके चेहरे पर कोल्डनेस के अलावा और कोई भी दूसरा एक्सप्रेशन नहीं था। उस बड़े से बंगले के मेन गेट की दीवार पर एक बड़ी सी गोल्डन कलर की नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर बड़े बड़े और साफ अक्षरों में राठौड़ विला लिखा हुआ था और विला चारों तरफ से पूरा गार्ड्स से घिरा हुआ था। इधर ऑटो या फिर रिक्शे से जाने के लिए नूर के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो पैदल चलकर ही अपनी कॉलेज जाती थी। तो रोज की तरह आज भी नूर की नजर विला पर पड़ी और फिर उसके आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखने लगा। नूर ने एक बार अपनी आंखें बंद की और फिर अपने रास्ते चलने लगी। वहीं दूसरी तरफ द स्काईलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुंबई, इंडिया। ये मुंबई के साथ साथ वर्ल्ड का भी नंबर 1 हॉस्पिटल था, जहां वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स काम करते थे। दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी जिसका ट्रीटमेंट यहाँ ना होता हो। वैसे तो ये बहुत ही हाई फाई हॉस्पिटल था और ये मिडिल क्लास लोगों के सोच से भी कोसों दूर था, पर इस हॉस्पिटल में हर महीने मिडिल क्लास लोगों के लिए एक कैंप लगाया जाता था, जहां उन लोगों का बिल्कुल फ्री में इलाज होता था। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, पर जब बात किसी एनजीओ या फिर किसी भी ऐसे लोगों की आती थी जिन्हें सच में किसी की मदद की जरूरत है, तो ऐसे में ये हॉस्पिटल पहले नंबर पर होता था। ये पूरा हॉस्पिटल एक ऐसे इंसान की मेहनत का फल था, जिसने दिन रात एक करके इसे बनाया और फिर चलाया भी और आज भी चला रहा है। वो इंसान कोई और नहीं, रेयांश अंश सिंह राठौड़ ही है, जो खुद एक क्वालिफाइड एंड वर्ल्ड का नंबर 1 सर्जन है और जिसका फोकस पूरा उसके प्रोफेशन, उसके काम पर होता है। अंश जितना अपने वर्क के लिए फेमस था, उतना ही वो अपने हैवानियत के लिए भी फेमस था। पूरी दुनिया जानती थी कि रेयांश सिंह राठौड़ एक चलता फिरता वो ज्वालामुखी है, जो कभी भी और कहीं भी फट सकता है और उसके फटने की वजह से सब कुछ तबाह हो सकता है। वैसे अंश कभी भी किसी से अपने काम के अलावा ज्यादा बात नहीं करता, पर अगर उसके आगे किसी ने अपनी जुबान चलाई या फिर उसे डिसरिस्पेक्ट किया, तो फिर उस इंसान को अंश के गुस्से से खुद भगवान भी नहीं बचा सकते थे। अंश की लाइफ में गलतियों और गलतियां करने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं थी, क्योंकि उसे हर एक चीज परफेक्ट चाहिए होती थी। जिस चीज में परफेक्शन ना हो, ऐसी चीजों का अंश की जिंदगी में कोई नामो निशान ही नहीं होता था। अगर अंश की तारीफ एक लाइन में करनी हो तो मैं यही कहूंगी कि ये हमारी कहानी के हीरो से ज्यादा विलेन है, जिसके आगे आने से भी सबकी फटती थी।
इसी हॉस्पिटल के 19वें फ्लोर पर एक ऑपरेशन थिएटर ऑट था जिसकी रेड लाइट अभी चालू थी और ऑट के आगे कुछ लोग मौजूद थे जिनमें 2 लड़कियां 20 से 22 साल और एक आदमी था। देखने में वो तीनों लोग काफी गरीब लगते हैं, जिनके कपड़े भी कई जगह से सिले हुए थे। वो दोनों लड़कियां उस आदमी, जो शायद उन लड़कियों का बाप था, को गले लगाकर बहुत रो रही थी। तभी ऑट की रेड लाइट बंद होती है और 2 मिनट बाद ऑट का दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से एक इंसान बाहर आता है जिसने अभी नेवी ब्लू कलर का ऑट यूनिफॉर्म पहन रखा था और उसका मुंह अभी एक सर्जिकल मास्क से ढका हुआ था। ऑट के बाहर आते ही वो तीनों उस इंसान को देखते हैं और उसकी तरफ भागते हैं। तभी वो आदमी, दोनों लड़कियों का बाप, उस डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मेरी बीबी कैसी है, अभी उसे कुछ हुआ तो नहीं ना और वो ठीक तो हो जाएगी ना। इस आदमी की बात सुनकर वो डॉक्टर सबसे पहले अपना मास्क निकालता है और उन तीनों की तरफ देखता है। वैसे मैं ये बता दूं कि ये डॉक्टर कोई और नहीं हमारे बड़े ही होनहार डॉक्टर रेयांश अंश सिंह राठौड़ ही है। अंश की उम्र लगभग 29 साल है और अंश दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। अंश का गोरा रंग, 6 फीट 3 इंच की हाइट, बहुत ही गहरी और डार्क चॉकलेट ब्राउन आंखें, नेचुरल गुलाबी और पतले होंठ, शार्प फेशियल फीचर्स। अंश का फिजिक्स तो ऐसा था कि कोई देखता ही रह जाए, बहुत ज्यादा मस्क्यूलर बॉडी थी उसकी। अंश के चेहरे पर अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो तो बस उन तीनों को ही देख रहा था और इतने में ही उसके पीछे से और से एक और डॉक्टर बाहर आता है, जो असल में अंश का असिस्टेंट होने के साथ साथ उसका बहुत अच्छा और खास दोस्त भी था, जिसका नाम आरव खन्ना था और आरव की उम्र भी लगभग अंश की जितनी ही थी। अंश को ऐसे देखकर उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की अंश की तरफ देख रोते हुए उससे पूछती है, भैया मेहरबानी करके हमें बताइए ना कि हमारी माँ कैसी है। उस लड़की का सवाल सुनकर अंश उसकी तरफ देख अपनी नॉर्मल प्लेन आवाज में उससे कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर भी। एक बात का ध्यान रखना कि उनको हार्ट अटैक आया था और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है। अगर अगली बार ऐसी कोई मेरा मतलब ऐसी कोई परिस्थिति आई तो उनकी जान भी जा सकती है। अंश की बात सुनकर वो आदमी उसके आगे अपने हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं, आप सच में भगवान है। वो आदमी आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अंश अपनी सख्त आवाज में उस आदमी से कहता है, नहीं, कभी भी मेरी उस भगवान से तुलना करने की गलती मत करना, मैं भगवान नहीं हूँ। अंश की सख्त आवाज सुनकर वहां पर मौजूद सबके पसीने छूटने लगते हैं कि तभी वहां एक सिस्टर कुछ पेपर्स लेकर आती है, जिसे देख अंश पीछे आरव की तरफ देख उससे कहता है, आरव पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट करवा दो और इनका जितना भी बिल हो वो। बिल की बात सुनते ही उन तीनों की आंखों में पानी और मजबूरी साफ साफ दिखाई देने लगती है, जिसे अंश देख लेता है। अंश फिर से आरव की तरफ देख उससे कहता है, हॉस्पिटल की तरफ से ही क्लियर करवा देना और एक बात, जब तक उस पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं हो जाती तब तक बी केयरफुल ओके। अंश की बात सुनकर आरव अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर अंश वहां से उसकी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ जाता है और उसमें फिर वो 29वें फ्लोर पर आता है जहां पर उसका कैबिन था। अपने कैबिन में आने के बाद अंश अपने कैबिन का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है और फिर वो सबसे पहले अपने पर्सनल बेडरूम में आता है, जो उसके कैबिन में ही था। अंश के बेडरूम में वो सारी फैसिलिटीज थी जो एक नॉर्मल रूम में होनी चाहिए, लाइक एक बड़ा सा बेड, लेड टीवी, सोफा और सब कुछ। अंश रूम में आते ही सबसे पहले बाथरूम में घुसता है और फिर 10 मिनट का एक कोल्ड शॉवर लेने के बाद अपने कमर पर टॉवेल लपेटकर रूम में इंटर होता है।
दूसरे टॉवेल से वो अपने बालों को सुखा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसका फोन बजता है, जो उसने रूम में आते ही साइलेंट मोड से हटाकर नॉर्मल पर कर दिया था। कॉलर आईडी को देखते ही अंश के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो फोन को उठाकर उसे स्पीकर पर रखता है और अपने कबोर्ड से कपड़े निकालते हुए कहता है, बोलो। अंश की आवाज सुनते ही आगे से उसे एक लड़की की आवाज आती है, जो असल में अंश की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम सोनाली है। सोनाली निहायती घटिया और बदतमीज लड़की थी, जिसे अंश के रुतबे, उसके पैसे और पावर से प्यार था, अंश से नहीं। सोनाली अपनी गंदी सी आवाज में अंश से कहती है, बेबी तुम आ नहीं रहे हो क्या मुझे कॉलेज ड्रॉप करने? और उस लड़की को क्या ऐसे ही छोड़ दोगे आज? सोनाली की बात सुनते ही अंश के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है और वो कहता है, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसे? उसकी वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया था, एंड हाउ कैन आई लीव हर लाइक दिस? नो, रेडी रहो मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर अंश फोन कट कर देता है और फिर अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, यू डिड वेरी वर्स्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ नूर, और इसके लिए मैं आपको ऐसी सजा दूंगा जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। अंश भी जल्दी से रेडी होता है और फिर अपनी कैबिन से बाहर निकलता है। अंश को देख हॉस्पिटल की सभी फीमेल स्टाफ की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि अंश था ही इतना ज्यादा हॉट। अंश बिना किसी को कोई अटेंशन दिए सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। हॉस्पिटल के बाहर उसकी कार रेडी ही रहती है, तो वो कार में बैठता है और सोनाली के घर की तरफ जाता है। सोनाली को उसके घर से पिक करने के बाद वो सीधा कॉलेज की तरफ जाता है। सोनाली के घर से लेकर कॉलेज तक सोनाली बस अपनी बिन सिर पैर की बातें कर रही होती है, तो वहीं अंश को उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे ही वो दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, वैसे ही उनकी नज़र अंश के बाकी दोस्तों की तरफ जाती है, जो अंश की तरह उनकी गर्ल्स को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए आए थे। वो सभी लोग अंदर जाते हैं कि तभी अंश की नज़र किसी पर पड़ती है, जिसे देख अंश के चेहरे पर एक बहुत ही गंदी सी मुस्कान आती है। अंश वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स की तरफ देख उनसे कहता है, सी गाइज हु इज हियर मिस नूर खुराना, नॉट खुराना ओनली नूर, क्योंकि खुराना सरनेम अपने नाम के साथ लगाने की इसकी कोई औकात ही नहीं है। जिस औरत ने इसे ये सरनेम दिया था उनकी तो जान ही ले ली इसने। नूर अंश की सारी जली कटी बातें सुन रही थी, पर उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं बह रहा था और वो अपना सिर झुकाए किसी बेजान पुतले की तरह वहां खड़ी थी। आखिर क्या करेगा अंश अभी नूर के साथ? एपिसोड 2। अंश ने दी नूर को खौफनाक सजा। तभी मायरा, अंश की बेस्ट फ्रेंड जिसे अंश अपनी बहन की तरह मानता है, नूर की तरफ अपनी घिन्न भरी नजरों से देखते हुए अंश से कहती है, भाई आज क्या आप इसे कोई पनिशमेंट नहीं दोगे? देखो देखो बेचारी कितनी तड़प रही है अपनी पनिशमेंट के लिए, क्यों गाइज? सभी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और तभी अंश नूर की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, सो आर यू रेडी फॉर योर पनिशमेंट नूर? नूर बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाती है कि तभी एक लड़का अंश के पास आकर उसे एक कांच का जग देता है, जिसमें एक ग्रीन कलर का पानी होता है। अंश नूर को वो जग पकड़ाते हुए एक प्लेन सी आवाज में उससे कहता है, ओके सो यू हैव टू ड्रिंक दिस वाटर, पता है क्या है इस पानी में? ग्रीन चिल्ली पेस्ट, एंड नाउ यू हैव टू फिनिश दिस। अंश की बात को काटते हुए ईशान, अंश का छोटा भाई, अंश से कहता है, भाई सिर्फ ग्रीन चिल्ली वाले पानी से क्या होगा, क्यों ना हम इसे साथ में ग्रीन चिल्लीज भी खिलाए, बहुत मजा आएगा ना? ईशान की बात सुनते ही अंश की आंखों में एक हैवानियत दिखाई देती है और वो ईशान की पीठ थपथपाते हुए उससे कहता है, अरे वाह, क्या अमेजिंग आइडिया बताया है तूने इशू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जा लेकर आ ग्रीन चिल्लीज, आज तो मजा ही आने वाला है।
अंश की परमिशन मिलते ही ईशान कॉलेज के कैंटीन से एक प्लेट में ग्रीन चिल्लीज लेकर आता है। तभी अंश एक लड़के को अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है, तो वो लड़का अपने दोस्तों की मदद से नूर जहां खड़ी होती है उसके आगे एक टेबल लाकर रख देता है और उसके साथ साथ एक चेयर भी। अंश उस जग और प्लेट को उस टेबल पर रख देता है और खुद भी उस चेयर पर जाकर किसी किंग की तरह बैठ जाता है। तभी अंश नूर की तरफ अपनी गुस्से भरी नजरों के साथ देखते हुए अपनी ऊंची आवाज में उससे कहता है, आप किसका वेट कर रही है नूर, कम ऑन हैव दिस फास्ट, क्योंकि आपके पीछे वक्त बर्बाद करने के लिए मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है, फास्ट। अंश की इतनी डरावनी आवाज सुनकर नूर के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग, स्टूडेंट्स भी कांप जाते हैं। तभी नूर बिना किसी एक्सप्रेशन के अंश के आगे आकर खड़ी होती है और फिर उस प्लेट को अपने हाथों में पकड़ते हुए नूर एक एक करके वो सारी हरी मिर्चियाँ खाने लगती है। वो मिर्चियाँ इतनी तीखी होती है कि जिसकी वजह से नूर का दूध सा सफेद चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। मिर्चियाँ खाने के बाद नूर वो पानी भी पीती है जिसमें मिर्ची का पेस्ट डला हुआ होता है। अब नूर की पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी और उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। नूर को थोड़ा सा भी स्पाइसी खाने से तुरंत तकलीफ होने लगती थी, इसीलिए नूर हमेशा उबली हुई मैगी ही खाती थी। सिर्फ मैगी ही क्यों, वो आगे पता चलेगा। जब नूर से वो तिखापन बर्दाश्त नहीं होता वो पानी के लिए यहाँ वहाँ भागने लगती है, इस उम्मीद में कि कहीं से उसे एक घूंट पानी ही मिल जाए, पर अंश को देखकर और उसके गुस्से से पूरी तरह से वाकिफ होते हुए कोई भी नूर को पानी नहीं देता। तभी नूर की नज़र वहां पर रखे एक बड़े से वाटर कूलर पर पड़ती है जहां से कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स पानी पीते थे। नूर उस वाटर कूलर को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसे अंश की आवाज सुनाई देती है, जो अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही उससे कहता है, अगर आप उस तरफ गई या फिर वाटर कूलर को हाथ भी लगाया ना तो मैं आपकी स्टडी बंद करवा दूंगा। अंश की बात सुनते ही नूर अंश की तरफ देखती है और फिर उसके आगे आती है। नूर उसके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए उससे कहती है, नहीं नहीं सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, बट आप मेरी स्टडी बंद मत करवाइए, मुझे मेरी मम्मा का सपना पूरा करना है। तभी उस कॉलेज कैंपस में एक आवाज गूंजती है और नूर अपने एक गाल पर बहुत तेज दर्द महसूस करती है। ये थप्पड़ नूर को अंश ने मारा था, जिसकी वजह से नूर की होठों के किनारे से अभी खून बहने लगता है। तभी अंश नूर के सिल्की हेयर को अपने एक हाथ में पकड़ता है और गुस्से में अपने दांत पिसते हुए उससे कहता है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती ना आपको नूर? पहले तो मेरी माँ को मार दिया और अभी उनके सपने को पूरा करने का ड्रामा कर रही हो आप। मेरी एक बात याद रखिए कि अगर दोबारा मैंने आपके इस गंदे मुंह से मेरी माँ का नाम या फिर उनका जिक्र भी सुना ना तो मैं खुद आपकी जान ले लूंगा, वो भी अपने इन्हीं हाथों से। इतना कहकर अंश नूर को झटके से छोड़ता है, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। नूर उठने की कोशिश करती है पर पैर में मोच आने की वजह से उसे दर्द होने लगता है। वो हरी मिर्चियाँ खाने और वो मिर्च वाला पानी पीने की वजह से नूर के गले और उसके पेट में अभी आग लगी हुई होती है, तो नूर अंश की तरफ देखती है कि कहीं उसे, अंश को, उस बच्ची पर थोड़ी सी दया आ जाए। पर जब नूर की नज़र अंश पर पड़ती है जो उसे ही घूरे जा रहा होता है, और ये देख नूर झट से अपनी आंखें नीचे कर लेती है। तभी नूर कतराते हुए अंश से पूछती है, सर मैं पानी कहाँ से पीऊं? नूर का सवाल सुनकर अंश एक शैतानी स्माइल के साथ उससे कहता है, ओ तो छोटे बेबी को पानी पीना है, तीखा लग रहा है आपको? अरे देखो मैं भी कितना पागल हूँ ना, जो ये भूल गया कि आप तीखा तो खा ही नहीं सकते और मैंने आपको डबल तीखा खिला दिया।
पर कोई बात नहीं, आप एक काम करो, जाकर टॉयलेट के नल का पानी पियो, क्योंकि ना ही यहाँ आपको कोई पानी देगा और ना ही आप उस वाटर कूलर का पानी पी सकते हो। अंश की बात सुनते ही नूर अंश को अपनी दर्दभरी स्माइल देते हुए उससे कहती है, थैंक यू सर, क्या मैं जा सकती हूँ पानी पीने? अंश बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाता है और नूर अपने लड़खड़ाते पैरों के साथ गर्ल्स वॉशरूम की तरफ भागती है। नूर के वहां से जाते ही अंश भी उन सब की, अंश के फ्रेंड्स तरफ देख उनसे कहता है, मुझे बहुत काम है तो मैं जा रहा हूँ। एंड अंश सोनाली की तरफ देख उससे अपनी प्लेन आवाज में कहता है, तुम अपने ड्राइवर को बुलाकर उसके साथ चली जाना, क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ। इतना कहकर अंश और बाकी सब बॉयज भी वहां से चले जाते हैं। इधर गर्ल्स वॉशरूम में नूर टॉयलेट के नल से पानी पी रही होती है कि तभी तीनों गर्ल्स मायरा, सोनाली और सारा वहां आते हैं। नूर को वो गंदा पानी पीता हुआ देख सारा अपना मुंह बनाते हुए मायरा और सोनाली से कहती है, देखो गर्ल्स कितनी गंदी है ये लड़की, छे। तभी मायरा अपनी आंसू भरी आंखों से नूर की तरफ देखती है और उसकी रुई सी नाजुक बाजू में अपने तेज नाखून घुसारे हुए उससे कहती है, क्या बिगाड़ा था मेरी मम्मा ने आपका, हा क्यों मारा उन्हें? तभी नूर मायरा की तरफ देख उससे कहती है, मैंने नहीं मारा, मम्मा को दी। इससे पहले कि नूर अपनी बात पूरी करती मायरा भी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से नूर का सिर नल से टकराता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। नूर को अपने सिर पर कुछ गिला गिला सा महसूस होता है और काफी दर्द भी होने लगता है, तो नूर अपने हाथ से अपने माथे को टच करती है और जब उसका ध्यान उसके हाथ पर पड़ता है, वहां अभी खून लगा होता है। खून को देखकर नूर के चेहरे पर फिर से एक स्माइल आती है, जिसकी वजह से मायरा का दिमाग खराब हो जाता है और वो नूर का गला पकड़ते हुए उससे कहती है, अच्छा लग रहा है, और क्या बोल रहे थे आप मुझे दिनुहा? एक बात आप अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो नूर की, मैं आपकी दिदू नहीं हूँ, कोई रिश्ता नहीं है हमारा। जिस दिन आपने मेरी मम्मा को मुझसे छिनाना, ठीक उसी दिन मेरी मम्मा के साथ साथ आप भी मेरे लिए मर गए थे। और एक बात, वो सिर्फ मेरी मम्मा है थी, आपकी नहीं। तो अपना ये नाटक ना बंद करो, क्योंकि कोई भी बेटी अपनी माँ की जान नहीं लेती जैसे आपने किया है। मुझे तो खुद को इतनी शर्म आती है और अभी भी यकीन नहीं होता कि आप मेरी बहन हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक श्राप हो हमारे लिए, जिसने मेरी मम्मा को खा लिया। पता नहीं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गए आ। मायरा की पकड़ धीरे धीरे नूर के गले पर कस रही थी, जिसकी वजह से अभी नूर का दाम घुटने लगा था, पर अभी भी नूर के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी, वो तो बस किसी पुतले की तरह वहां खड़ी थी। तभी सारा मायरा का हाथ नूर के गले से हटाते हुए मायरा से कहती है, मायू छोड़ इसे, इस खूनी को मारकर तू अपने हाथ क्यों गंदे करना चाहती है? जाने दे इसे, इसके किए की सजा तो हम रोज देते हैं ना, तो हम इसे एक झटके में नहीं मार सकते, हमें तो इसे तड़पाना है ना। सारा की बात सुनकर मायरा अपना सिर हिलाती है और एक बार नूर की तरफ देखती है, जो अभी वहां अपना सिर झुकाए खड़ी थी। नूर की बॉडी अभी बहुत ज्यादा रेड और गर्म हो चुकी थी और साथ ही साथ उसका पूरा चेहरा भी फूल चुका था। नूर के माथे से खून लगातार बह रहा था और दोनों अंश और मायरा की थप्पड़ों की वजह से उसका एक गाल बहुत ज्यादा लाल हो चुका था, मानो जैसे अभी उसमें से खून बहने लगेगा। नूर को ऐसी हालत में देखकर भी उन तीनों में से किसी को उस पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता और वो तीनों वहां से चले जाते हैं। तभी नूर फिर से एक स्माइल के साथ दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, डोंट वरी दी, ओप्श दिदू नहीं नूर, वो तुम्हारी मैडम है। हाँ मायरा मैडम। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि बहुत जल्दी मायरा मैडम की ये विश भी मैं पूरी कर दूंगी, पर पहले नूर को उसके मम्मा की विश पूरी करनी है। मुझे अपनी स्टडी पूरी करनी है। हाँ नूर, तुम किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दे सकती।
चलो अभी जल्दी से मैं क्लासरूम में चली जाती हूँ वरना मेरे लेक्चर्स मिस हो जाएंगे। नूर अपना फटा हुआ रुमाल निकालती है और उस रुमाल से अपने माथे पर लगी हुई चोट से खून साफ करती है। इस वक्त नूर के आंखों में कोई भी डर या आंसू नहीं होते पर कुछ बहुत ही गहरे राज छिपे हुए होते हैं जो कोई नहीं जानता और ना ही किसी ने जानने की कभी कोशिश की है। नूर वहां से बाहर निकलती है और फिर अपनी क्लासरूम की तरफ चली जाती है। कॉलेज में नूर का कोई भी फ्रेंड नहीं था क्योंकि उन तीनों लड़कियों ने सबको मना कर रखा था नूर से फ्रेंडशिप करने के लिए। क्लासरूम में नूर सबसे आखिरी बेंच पर बैठती है और उसके साथ कोई भी नहीं होता। नूर पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हर साल फर्स्ट आती थी पर कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता पर हाँ सबके सब नूर के साथ किसी जानवरों के जैसे बिहेव जरूर करते थे। यहाँ तक कि सभी टीचर्स भी नूर को सजा देने के नए नए बहाने ढूंढते थे। नूर कभी कुछ नहीं बोलती थी और सब कुछ बर्दाश्त कर लेती जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। आज भी सब ने नूर को बुली करने का या उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और दो प्रोफेसर्स ने नूर को पूरे टाइम बाहर ही खड़ा रखा था पर नूर ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला और चुपचाप अपनी सजा पूरी की। जैसे तैसे करके दिन निकल जाता है पर ये दिन भी नूर के लिए बहुत डरावना बन गया था। पर उस बेचारी बच्ची ने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली और उसके चेहरे पर तो हर वक्त सिर्फ स्माइल ही थी। क्या थी नूर के चुप रहकर सब कुछ सहने की वजह और क्या वो सच में अपने ही माँ की खूनी थी? एपिसोड 3 अंश की कुछ कड़वी यादें और फ्लैशबैक। जब नूर शाम को अपनी कॉलेज खत्म करके वापस से उसके अपार्टमेंट में आती है तब तक उसका ड्रेस पूरी तरह से गंदा हो चुका होता है। नूर के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही थे जिसे पहनकर वो कॉलेज जाती थी और बाकी जब वो अपार्टमेंट में होती थी तभी वो अपने फटे हुए पुराने कपड़े ही पहनती थी। आज जब नूर वापस आई तो उसने सबसे पहले अपने कपड़े बदले और फिर टफी नूर का फटा हुआ टेडी के पास जाकर बैठी। तभी नूर टफी को अपनी गोद में लेते हुए उससे कहती है, पता है टफी आज क्या हुआ कॉलेज में? अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम मेरे साथ थोड़ी ना आते हो। तो चलो मैं ही तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ। रोज की तरह आज भी अंश सर और उनके फ्रेंड्स आए थे उनकी गर्लफ्रेंड्स को कॉलेज ड्रॉप करने। पता है आज अंश सर ने मुझे बहुत सारी मिर्चियाँ खिलाई और फिर मिर्ची वाला पानी भी पिलाया और मैंने वो पूरा पी लिया क्योंकि मैं मम्मा की ब्रेव बेबी हूँ ना। फिर पता है मैं जब वॉशरूम में थी तब मायरा दी नहीं नहीं मैडम, हाँ मायरा मैडम वहाँ पर आई और उन्होंने मुझसे कहा कि मम्मा मेरी मम्मा नहीं है और ना उन्होंने मुझे श्राप भी कहा। टफी मम्मा मेरी भी मम्मा है ना, हाँ बोलो। रू खुद अपने हाथ से टफी का सिर हिलाती है और खुद खुश होकर उससे कहती है, यस मैंने कहा था ना कि वो मेरी भी मम्मा है, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि नहीं है। वो मुझे मम्मा का खूनी भी कहते हैं पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। अच्छा वो सब छोड़ो, अभी मुझे बहुत जोरों से भूखी लगी है पर मैं खाऊं क्या? मेरे पास जो 10 रुपए बचे हुए थे वो पता नहीं शायद कॉलेज में कहीं खो गए। अभी तो हम दोनों को कुछ दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा पर कोई बात नहीं, पानी है ना, उससे काम चल जाएगा। अच्छा टफी अभी तुम अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर चुपचाप बैठो, नूर को ना पढ़ाई करनी है तो वो जल्दी जल्दी अपनी स्टडी कंप्लीट करती है, ओके? नूर टफी को उसकी जगह पर बिठा देती है और फिर खुद नीचे ठंडी फर्श पर बैठकर अपनी बुक्स निकालती है और पढ़ना चालू करती है। राठौड़ विला में। विला जितना दिखने में बाहर से सुंदर लगता था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरती तो विला के अंदर थी। विला में हर एक चीज बहुत ही यूनिक और क्लासी थी। विला में ही मौजूद जिम में अभी कोई था जो वर्कआउट का सहारा लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वैसे ये तो वो शैतान, मेरा मतलब खतरनाक इंसान अंश ही था जो अभी उसके पंचिंग बैग पर अपना सारा जोर आजमा रहा था।
अंश ने अभी सिर्फ अपना जिम शॉर्ट पहन रखा था और उसके शर्टलेस होने की वजह से उसकी परफेक्ट मस्क्यूलर बॉडी साफ साफ नजर आ रही थी। अंश अभी पूरी तरह से पसीने में लथपथ था और उसकी आंखें भी खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसके आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ नूर का मासूम सा चेहरा आ रहा था, जिसकी वजह से अंश का गुस्सा गुब्बार बनके बाहर आने लगता है। अंश उसके पंचिंग बैग पर जोरदार पंचेस मारते हुए कहता है, क्यों आप हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहते हो नूर, क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ मैं आपको। जो आपने 12 साल पहले किया था उसके लिए नफरत करता हूँ मैं आपसे, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। आपने मुझसे वो इंसान, उस शख्स को छीन लिया जिसने मुझे एक माँ का प्यार दिया था। कहने को तो नूपुर माँ, नूर और मायरा की मम्मा मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी, पर उनकी ही वजह से मुझे मेरी मॉम का प्यार मिला है, वरना उन्हें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आपने मुझसे मेरी माँ को छीना है नूर, और इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूँगा। आज अगर आपकी जगह पर कोई दूसरा होता तो कब का मेरे हाथों मर चुका होता, पर मैं आपको कैसे मार दूं, जिसके लिए मैंने ना जाने कितनी ही मन्नतें मांगी थी, उसे कैसे मिटा दूं। मेरी जान जिसमें बसती हो उसकी जान कैसे ले लूं। इसी के साथ अंश की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वो नीचे अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, आपने सब कुछ खत्म कर दिया नूर, सब कुछ। आपने अपने साथ साथ मेरी परवरिश पर भी दाग लगा दिया। मुझे नहीं पता कि ये बात आपको अभी याद है भी या नहीं कि आपकी मम्मा से ज्यादा आपको मैंने पाला है। सिर्फ तब से नहीं जब से आप इस दुनिया में आए हो, पर तब से जब आप अपने मम्मा के पेट में भी नहीं थे। फ्लैशबैक 18 साल पहले हम देख सकते हैं कि राठौड़ विला के बड़े से गार्डन में अभी 3 बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। वैसे मैं पहले ही आप सबको बता दूं कि ये तीनों बच्चे अंश, इशू, अंश का छोटा भाई ईशान और मायरा है। अभी अंश लगभग 11 साल का था तो वही ईशान 8 साल का और मायरा 5 साल की थी। नूर अभी पैदा भी नहीं हुई है। तभी नूपुर और रागिनी, अंश और ईशान की मॉम वहां आती है और उन्हें देख अंश उनकी तरफ भाग जाता है। अंश को देखकर नूपुर उसके माथे पर किस करती है और फिर उससे पूछती है, अरे क्या बात है, मेरा बेटा ऐसे सैड क्यों लग रहा है। तभी अंश नूपुर की तरफ देख अपनी मासूम सी आवाज में उससे कहता है, माँ आई एम वेरी अपसेट नाउ। इस पर रागिनी अंश के बाल संवारते हुए उससे पूछती है, ओह ये तो बहुत बड़ी बात है क्यों नूपुर। इस पर नूपुर भी अपना सिर हाँ में हिलाती है और तभी रागिनी फिर से अंश से पूछती है, पर बेबी तुम अपसेट क्यों हो, ये भी तो बनाओ ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। तभी अंश पहले ईशान और मायरा की तरफ देखता है, जो अभी एक दूसरे के साथ खेलने में ही लगे होते हैं। उन्हें देखकर अंश अपना मुंह फुलाते हुए उन दोनों लेडीज से कहता है, वहां देखो ना आप दोनों कैसे इशू मायू के साथ खेल रहा है, और अथर्व अंश का फ्रेंड के पास भी सारा है, पर मेरे पास तो कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं। सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं, मुझे नहीं करनी किसी से भी बात, जाऊं मैं गुस्सा हूँ सबसे। इतना कहकर अंश गार्डन में मौजूद एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। रागिनी और नूपुर उसकी तरफ ही देखती है और फिर मुस्कुराते हुए छोटे अंश के पास आती है। तभी रागिनी अंश के पास बैठते हुए उससे कहती है, ओ तो मेरे अंश को भी कोई ऐसा चाहिए जो उसके साथ खेले। अंश हाँ में अपना सिर हिलाता है और तभी रागिनी अपनी नौटी आवाज में अंश से कहती है, तो बेबी तुम ना अपनी माँ नूपुर से बोलो कि वो तुम्हें एक छोटी सी बेबी लाकर दे जिसके साथ तुम खेल सको। रागिनी की बात सुनते ही नूपुर की आंखें बड़ी होती है और इससे पहले कि वो कुछ बोले अंश नूपुर की तरफ देख उससे कहता है, माँ प्लीज मुझे भी एक क्यूट सी बेबी चाहिए, तो मेरे लिए आप ला दो ना। तभी रागिनी विंग करते हुए नूपुर से कहती है, तुम सबको मना कर सकती हो सिवाय अपने लाडले
अंश के तो देखो ये क्या मांग रहा है तुमसे नूपुर, बोलो दोगी इसे इसकी बेबी? रागिनी की बात सुनकर नूपुर का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। जब नूपुर अंश की तरफ देखती है तो नूपुर को अंश की आंखों में एक आस दिखाई देती है, जिसे देखकर नूपुर का दिल नहीं करता अंश की इच्छा को मना करने का। तभी नूपुर अंश की तरफ देख उससे कहती है, अगर मेरे प्रिंस को अपने लिए बेबी चाहिए तो ठीक है, मैं मेरे बच्चे की ये विश कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी, पर उसके लिए मेरे अंशु को भी कुछ करना होगा। नूपुर की बात सुनकर अंश झट से उससे पूछता है, क्या करना होगा मुझे माँ, आप बोलो मैं वो करूँगा। इस पर नूपुर अंश के गाल खींचते हुए उससे कहती है, आपको भगवान जी से प्रे करना होगा कि वो जल्दी जल्दी आपके बेबी को भेज दे। इस पर अंश अपना सिर हिलाते हुए नूपुर से कहता है, ओके तो मैं ये रोज करूँगा, बट आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बेबी रहेगी और मैं उसे किसी के साथ में भी शेयर नहीं करूँगा। अंश की जिद सुनकर रागिनी अपना सिर हिलाती है, क्योंकि उन सबको पता था कि ये लड़का बचपन से ही कितना ज्यादा जिद्दी है। अगर कुछ ठान ले तो उसे किसी भी हाल में पूरा करेगा, और अगर अंश को कुछ पसंद आ जाए और उसे वो चीज चाहिए तो उसके लिए अंश जमीन आसमान तक एक कर सकता है। तभी नूपुर अंश के छोटे से हाथों को पकड़ते हुए उससे कहती है, ओके मेरी जान, अगर बेबी लड़की आई ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, पर अगर बॉय आया तो? इस पर अंश अपना मुंह बनाते हुए उससे कहता है, नहीं ना, मुझे सिर्फ बेबी गर्ल ही चाहिए और मैं गॉड से प्रे भी करूंगा कि वो सिर्फ मेरे बेबी को ही भेजे। अंश की बात सुनकर रागिनी और नूपुर दोनों हंसने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अंश रोज भगवान से प्रे करता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं भगवान छोटे बच्चों की विश जल्दी पूरी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अंश की भी विश पूरी हो जाती है और उसे उसकी बेबी नूर मिल जाती है। फ्लैशबैक खत्म। अंश अभी भी नीचे जमीन पर बैठकर बुरी तरह से रो रहा था। रोने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और उसकी आंखों में भी जैसे खून उतर आया था। तभी अंश रोते हुए कहता है, मेरी जिद की वजह से आप इस दुनिया में आए हो नूर, पर अगर मुझे इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि आपकी वजह से मैं अपने नूपुर माँ को खो दूंगा तो मैं कभी आपके लिए जिद नहीं करता। आप मेरी सबसे बड़ी गलती हो नूर, और जो आपने किया है ना उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपके लिए मेरे दिल में अभी कोई प्यार, कोई हमदर्दी नहीं है, अगर है तो सिर्फ गुस्सा और नफरत जो मैं आपसे करता हूँ। मैंने माँ से प्रॉमिस लिया था कि आप सिर्फ मेरी है, पर अब तो वो नूपुर खुद नहीं है, तो उनके प्रॉमिस का मैं क्या करूँ? मुझे आपके साये से भी नफरत है नूर, ऐसे में मैं आपको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर अंश वहां से उठकर जिम से बाहर चला जाता है, पर अंश के अलावा वहां कोई और भी होता है जो अंश की बातें सुनकर रो रहा था, और वो शख्स कोई और नहीं खुद मायरा ही थी। असल में नूपुर की डेथ के कुछ दिन बाद ही अमे, मायरा और नूर के पापा भी सुसाइड कर लेता है, जिसकी वजह से सबको बहुत बड़ा सदमा लगता है। इन सब में मायरा और नूर के सिर से उनके बाप का साया भी छिन जाता है, तो सब लोग मायरा के लिए काफी परेशान हो जाते हैं, पर नूर की तो किसी को पड़ी ही नहीं होती। इसीलिए आर्यन, अंश के डैड, ये फैसला करता है कि अब से मायरा भी राठौड़ फैमिली के साथ उनके घर में ही रहेगी, क्योंकि आर्यन और अमेय भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, जिसकी वजह से मायरा और नूर राठौड़ फैमिली की जान थी, पर उस एक गलती की वजह से उन लोगों ने उस 5 साल की बच्ची से अपने सभी रिलेशन तोड़ दिए और छोड़ दिया उसे अकेला मरने के लिए। अंश की बातें सुनकर मायरा भी वहां से अपने रूम में चली जाती है और जोरों से रोते हुए कहती है, क्यों क्यों आए आप हमारी लाइफ में नूर, सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं, मम्मा, पापा, हम तीनों एक साथ बहुत खुश थे, पर आपने सब कुछ बिगाड़ दिया, हमारी हैप्पी फैमिली को तोड़ दिया और मेरे मम्मा पापा दोनों को मुझसे छीन लिया।
आप सबसे मनहूस है नूर। आई हेट यू सो मच। एपिसोड 4। नूर को अपने ये जॉब ढूंढनी है। तभी मायरा के पीछे से कोई आता है और उसे हाँक कर लेता है। एक पल के लिए तो मायरा सहम जाती है, पर जब उसे ये एहसास होता है कि पीछे कौन है, तब वो पूरी तरह से टूट जाती है। मायरा झट से अपने पीछे की तरफ मुड़ते हुए उस शख्स को गले लगा लेती है और फिर उसके बाहों में रोते हुए उससे कहती है, क्यों किया उसने ऐसा हमारे साथ इशू? हाँ, ये ईशान ही है। मम्मा तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी ना, और अंश भाई ने तो उसे अपने पलकों पर बिठाया हुआ था। हम सब ने भी तो किसी फूल की तरह उसे लाड प्यार से पाला ना, तो फिर उसने हमारे रास्ते में कांटे कैसे बिछा दिए। मुझे आज भी याद है वो काला दिन। अंश भाई की हालत क्या हो गई थी। वो तो सबसे ज्यादा शौक में थे। पूरा 1 साल लगा उन्हें बाहर आने में, और आए भी तो वो हमारे पहले वाले भाई नहीं थे। बिकॉज ऑफ दैट गर्ल भाई चेंज्ड हिमसेल्फ कम्प्लीटली। उनके अंदर जितने भी इमोशंस थे ना, वो सब खत्म हो चुके थे। तब से लेकर आज तक मैंने उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल तक नहीं देखी। तभी ईशान मायरा के आंसू साफ करते हुए उससे कहता है, रोना नहीं बेबी, जिसकी वजह से आज हम ये सब देख रहे हैं ना, उसकी हालत तो हम सब मिलकर ऐसी कर देंगे कि उसे खुद पर रोना आने लगेगा और उसे इस बात का पछतावा होगा कि उसने खुराना फैमिली में जन्म ही क्यों लिया। ईशान जैसे तैसे करके मायरा को शांत कराता है। नूर का अपार्टमेंट। नूर अभी भी उस ठंडे फर्श पर बैठे अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही होती है। आधे घंटे बाद जब नूर की स्टडी पूरी हो जाती है, तभी वो अपना बैग पैक करती है और फिर टफी को अपने हाथ में पकड़कर उससे कहती है, टफी हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। नूर अभी पैसे कहाँ से लाएगी? तभी नूर के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी शाइनिंग आईज के साथ टफी से कहती है, हाँ मैं ना एक काम करती हूँ, कल जल्दी से उठकर कहीं छोटी सी जॉब ढूंढने चली जाऊंगी। ज्यादा नहीं, अगर रोज के 5 से 10 रुपए भी मिल गए तो उसमें मैगी आ जाएगी। ये सी आई एम सो स्मार्ट ना टफी, चलो अभी हम जल्दी से सोते हैं, पर उससे पहले नूर को मेडिसिन खानी है, वरना फिर से वो गंदे वाले ड्रीम आएंगे ना। तभी नूर उसके बगल में पड़ी कपड़े की गठरी की तरफ देखती है, जिसमें नूर के कुछ फटे पुराने कपड़े होते हैं जिसे वो पहनती थी। उस गठरी में से नूर एक छोटी सी कांच की बोतल निकालती है, जो असल में एक मेडिसिन की बोतल थी। उस बोतल पर स्लीपिंग पिल्स लिखा हुआ था, तो नूर ने उस बोतल में से 2 गोलियां निकाली और वहां रखे छोटे से मटके से एक प्लास्टिक के ग्लास में पानी लिया और फिर एक ही झटके में नूर ने वो दोनों गोलियां पानी के साथ निगल ली। नूर को नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से उसने स्लीपिंग पिल्स लेनी चालू की, जो उसकी जान के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। मेडिसिन खाने के बाद नूर वही उस ठंडी फर्श पर लेट जाती है। नूर के पास ना तो फर्श पर डालने के लिए कोई बेडशीट होती है और ना ही खुद पर ओढ़ने के लिए कोई कंबल। जैसे ही वो फर्श पर लेटती है, स्लीपिंग पिल्स के इफेक्ट की वजह से उसे झट से नींद आ जाती है, पर सोने से पहले वो अपने टफी को हक कर लेती है और फिर किसी छोटी सी बॉल की तरह पूरा सिकुड़ के सो जाती है। तो कुछ इस तरह से ही थी हमारी छोटी सी नूर की लाइफ, जिसमें सिवाय दर्द, तकलीफ और खालीपन के कुछ नहीं था। अरे यहाँ तक कि भिखारियों के लाइफ में भी इतनी मुसीबतें नहीं होती जितनी इस बच्ची की लाइफ में थी। 5 साल की बहुत ही छोटी सी उम्र में ही खून का, वो भी अपनी खुद की ही माँ के खून का इल्जाम अपने ऊपर लगने की वजह से नूर पर उसका बहुत बड़ा और बुरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से अभी नूर की दिमागी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसी हालत में जहां उसे इस वक्त सबके साथ की, सबके प्यार की जरूरत थी, तो उन लोगों ने उस बच्ची को अपने आप से दूर करके उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहां से नूर का वापस से नॉर्मल होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। पिछले 12 सालों से उन सबके ताने और कड़वी बातें सुनकर कहीं ना कहीं अब नूर का दिमाग उसे सच मानने लगा था।
नूर को भी ऐसे ही लगता था कि उसने अपनी मम्मा को मारा होगा और इसीलिए सब उसे खूनी कहकर बुलाते हैं। जहां एक तरफ दिन ब दिन नूर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंश और मायरा को अब तक इस बात की एक हल्की सी भनक भी नहीं थी कि नूर असल में किन हालातों में जी रही है। उन्हें तो बस ऐसे ही लगता था कि नूर अपनी लाइफ में बहुत खुश है, क्योंकि जब भी वो नूर को देखते थे उन्हें उसके मासूम से चेहरे पर स्माइल ही नजर आती थी। पर वो ये नहीं जानते कि इस स्माइल की उस छोटी सी बच्ची को क्या कीमत चुकानी पड़ रही थी। उन लोगों को आज भी ये गलत फहमी है कि नूर बड़ी ही शानो शौकत में अपनी जिंदगी गुजार रही है, जबकि उनमें से किसी ने भी इन 12 सालों में एक बार भी नूर के अपार्टमेंट में जाकर ये तक नहीं देखा कि नूर वहां रहती कैसे थी। नूर को उस अपार्टमेंट में उसके चाचा चाची ने रखा था, जिन्होंने राठौड़ फैमिली और अंश के सामने हमेशा अच्छे होने का दिखावा किया था, पर असल में उनकी सच्चाई तो बहुत ही ज्यादा भयानक थी, जो उन सब की सोच से भी बहुत परे थी। नूर सिर्फ कॉलेज जाती थी और वहां से चुपचाप अपने घर में वापस आती थी। उसे बाहर की दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, उसके लिए उसके घर की चार दीवारी ही काफी थी। उसने ना ही कभी अपना बर्थडे मनाया और ना ही कभी पार्टी की, यहाँ तक कि उसे खुद अपनी बर्थ डेट तक ठीक से याद नहीं थी। जहाँ सारी दुनिया रेयांश सिंह राठौड़ को बहुत अच्छे से जानती थी, तो वहीं हमारी नूर को सिर्फ इतना ही पता था कि उसे रेयांश की सारी बातें माननी है, फिर चाहे वो उसे मार ही क्यों ना दे या फिर अंश नूर को खुद मरने के लिए ही क्यों ना कहे। नूर के दिमाग में अब ये एक बात तो पूरी तरह से फिट बैठ चुकी थी कि इस दुनिया में उसके लिए कोई नहीं है जो उसे प्यार करेगा, उसका ध्यान रखेगा, और शायद इसी वजह से नूर कभी अपने ऊपर ध्यान तक नहीं देती और ना ही किसी और से कोई प्यार की उम्मीद लगाती। अगर उसे बुखार रहे तो वो उसमें ही ना जाने कितने दिन तपती, और अगर उसे कभी चोट लगती तो नूर बिना चोट को साफ किए उसे खुला ही छोड़ देती थी। सही मायने में आज नूर ही हालत एक कुत्ते की तरह हो गई थी, जिसे मारकर सब उस पर अपना गुस्सा तो निकालते, पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता था। अगले दिन नूर का अपार्टमेंट। नूर सुबह जल्दी से उठती है और रेडी भी हो जाती है, क्योंकि आज उसे अपने लिए जॉब ढूंढने जो जाना था। नूर ने अब तक कोई जॉब नहीं की थी, यहाँ तक कि उसने अपने अपार्टमेंट से बाहर की दुनिया भी ठीक से देखी ही नहीं थी। आज पहली बार वो खुद से कुछ करने जा रही थी, और वो भी अकेले। हम सब दुनिया की सच्चाई से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। जहाँ दुनिया में कुछ अच्छे लोग होते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा बुरे और खतरनाक लोग भी होते हैं, और हमारी नूर की लाइफ में तो पहले से ही बुरे लोगों की कोई कमी नहीं थी। हम मुंबई शहर के सच को भी जानते हैं, जैसे कि मुंबई को मायानगरी कहा जाता है, और उसी शहर में रातों रात किसी के किस्मत का सितारा चमकता है और उसकी जिंदगी बनती है, तो वहीं किसी की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे नूर को ये जिंदगी और कौन कौन से रंग दिखाती है। नूर तैयार होने के बाद टफी को अपने हाथ में पकड़ते हुए उससे कहती है, टफी मैं आज फर्स्ट टाइम बाहर जॉब के लिए जा रही हूँ, तो तुम नूर को ऑल द बेस्ट विश नहीं करोगे? चलो अभी मुझे जल्दी से विश करो, क्योंकि मुझे जल्दी से जाकर जॉब ढूंढनी होगी ना, और फिर कॉलेज भी तो जाना है। हाँ तो बोलो ऑल द बेस्ट नूर। नूर टफी का सिर हिलाते हुए अपनी ही आवाज में खुद से कहती है, ऑल द बेस्ट नूर। तभी नूर उछलते हुए टफी से कहती है, थैंक यू टफी। नूर की दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, जिसकी वजह से अभी वो पागलों सॉरी बच्चों वाली हरकतें ज्यादा करती थी। अगर नूर को इस वक्त कोई देख लेता तो पक्का उसे पागल कहता, पर नूर को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो तो सिर्फ अपने में ही गुम रहती थी। टफी को उसके जगह पर बिठाने के बाद नूर अपनी बैग उठाती है, क्योंकि नूर को वहीं से कॉलेज जाना था। नूर एक बार टफी को बाय करती है और फिर वहां से खुद के लिए एक जॉब ढूंढने निकल जाती है।
नूर के पास तो 1 रुपया भी नहीं था। जो नूर टैक्सी या फिर ऑटो में जा सके तो वो पैदल ही चलकर जाने लगती है। उसकी अपार्टमेंट से कुछ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर उसे कुछ होटल्स, रेस्टोरेंट और ना जाने क्या क्या दिखता है, पर सब बंद होता है। जाहिर सी बात है, सुबह के 6 बजे कौन अपने शॉप्स को खोलेगा, पर तभी नूर की किस्मत से उसे कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट खुले दिखते हैं। तो वो बड़ी हिम्मत करके एक होटल की तरफ बढ़ती है, पर होटल के बाहर ही उसके कदम जैसे जम से जाते हैं। वो बड़ी हिम्मत करते हुए अंदर जाती है, और फिर जब वहां खड़े गार्ड्स नूर के देखते हैं, तभी उनमें से एक गार्ड नूर की तरफ आता है। नूर को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद वो गार्ड नूर से पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहिए? वो गार्ड अच्छा खासा 35 से 38 के बीच में होगा। तभी नूर उस गार्ड की तरफ देखते हुए अपनी मासूम सी आवाज में उससे पूछती है, अंकल मुझे काम चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। नूर के मुंह से अपने लिए अंकल सुनते ही उस गार्ड की आंखें नूर को गुस्से में घूरने नहीं पर उसे प्यार से देखने लगती है। तभी वो अपनी नरम आवाज में नूर के सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, बेटा यहाँ सब बड़े लोग काम करते हैं और तुम तो अभी बच्ची हो, ऐसे में तुम्हें यहाँ कोई भी काम नहीं मिल सकता, तो अभी यहाँ से जाओ क्योंकि ये जगह तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है। तभी नूर उस गार्ड को रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहती है, अंकल प्लीज ना। तभी दूसरा गार्ड आकर नूर से कहता है, इसने जो तुम्हें बताया वो तुमने सुना नहीं क्या? तुम्हें यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं मिलेगा, अभी चलो निकलो यहाँ से। इतना कहकर वो गार्ड नूर का हाथ पटकता है और उसे गेट से बाहर ढकेल देता है। उस गार्ड के अचानक से ढकेलने की वजह से नूर अपना बैलेंस संभाल नहीं पाती और फिर सड़क पर अपने घुटने के बल गिर जाती है। वो तो अच्छा होता है कि नूर झट से अपने दोनों हाथों को जमीन पर टेक देती है, वरना उसके घुटनों में और चोट लग जाती। उस गार्ड को खुद के साथ ऐसा बिहेव करते हुए देख नूर को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि अभी उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। तभी नूर जमीन पर से उठी है और अपने गंदे हाथों को देखते हुए कहती है, अरे ये तो गंदे हो गए, अभी मुझे इन्हें धोना पड़ेगा, पर पानी कहाँ है? नूर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक नल पर जाती है जो थोड़ी दूरी पर था। नूर उस नल को देखते ही खुशी से चहकते हुए कहती है, वो रहा नल। चलो नूर, अभी तुम जल्दी से अपने हैंड्स वॉश कर लो, फिर दूसरी जगह पर जाकर देखूंगी, यहाँ तो नहीं मिली। नूर अपने आप से ही कुछ बड़बड़ाते हुए उस नल के पास आती है और फिर अपने हाथों को धो लेती है। एपिसोड 5। नूर को मिली कैफे में जॉब। ऐसे करते करते नूर 5 से 6 जगह काम के लिए पूछती है, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता, जिससे वो थोड़ी उदास हो जाती है। नूर को उसके अपार्टमेंट से निकले पूरा 1 घंटा हो चुका था और वो काफी दूर भी आ चुकी थी, पर अब तक उसने अपने लिए एक भी काम नहीं ढूंढा था। नूर बस इधर उधर देखकर सड़क पर चल रही थी कि तभी अचानक से उसकी नजर एक कैफे पर पड़ती है जो नूर को दूर से सड़क की दूसरी तरफ दिखाई दे रही थी। उस कैफे को देखकर नूर खुश होते हुए खुद से ही कहती है, वॉव देखो, वहां पर तो एक कैफे है, क्या मैं उनको बोलूं कि वो मुझे काम पर रख ले? अब तक मैंने जितने भी देखे उन्होंने मुझे काम नहीं दिया और वहां से भगा दिया, पर मुझे तो चाहिए ना काम, क्योंकि मेरे पास तो एक ब्रेड लेने के लिए भी पैसे नहीं है और मुझे बहुत जोरों से भूखी लगी है। नूर के पास अब तक जितने भी पैसे थे वो सब खर्च हो गए। कोई बात नहीं, मैं जॉब करके थोड़े पैसे जमा कर लूंगी, और वैसे भी नूर तो मम्मा की ब्रेव बेबी है ना। यस, इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है और 1-2 कदम आगे बढ़ती है कि तभी उसके आगे एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसकी वजह से वो घबरा जाती है। जब नूर आगे उस कार की तरफ देखती है, तभी उस कार में जो आदमी बैठा हुआ होता है वो खिड़की से अपना सिर थोड़ा बाहर निकालते हुए नूर पर बहुत जोर से चिल्लाता है, ए लड़की, मरना है क्या? और मरना ही है तो कहीं और जाकर मरना। मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या तुझे मरने के लिए?
चल हट मेरी गाड़ी के सामने से। तभी वो आदमी नूर को घूरते हुए फिर से कहता है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ठीक से सड़क पर चलना भी नहीं आता लोगों को। उस आदमी के ताने सुनकर भी नूर कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उसकी गाड़ी के आगे से हट जाती है। तभी वो आदमी अपनी कार ड्राइव करते हुए एक बार नूर को अपनी चिल जैसे आंखों से घूरता है और वहां से निकल जाता है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद नूर एक चैन की सांस लेती है और फिर हंसते हुए खुद से कहती है, बच गई तुम नूर, वरना आज तो वो इतनी बड़ी गाड़ी मेरे ऊपर आ जाती। वैसे अच्छा ही होता, कम से कम मुझे खाने के लिए तो नहीं तड़पना पड़ता। बट चलो, शायद बाबाजी नहीं चाहते कि मैं इतने जल्दी उनके पास आऊं। इतना कहकर नूर एक बार अपने आगे पीछे देखती है और फिर रोड साफ देखकर जल्दी से सड़क के उस तरफ दौड़ती है जहां पर वो कैफे था। वैसे अभी सुबह के सिर्फ 7 ही बजे थे, पर इतनी सुबह सुबह वो कैफे खुल चुका था, क्योंकि वो सिर्फ कैफे ही नहीं था और भी कुछ था। पर क्या? चलो आगे देखते हैं। नूर उस कैफे के पास आकर उसके आगे खड़ी हो गई थी और उसे बड़ी गौर से देखने लगी, क्योंकि वो कैफे बाकी कैफे के मुकाबले बहुत अलग, अजीब और बहुत बड़ा था, जैसे वो कोई कैफे नहीं कोई होटल हो। उस जगह को देखने के बाद नूर चुपचाप से उस कैफे के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो एक बड़े से कांच के गेट से अंदर आती है, तभी उसके आगे का नजारा देखकर उसकी छोटी और मासूम सी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती है, क्योंकि नूर देखती है कि उसके आगे सिर्फ कपल्स ही बैठे हुए थे, जो किसी की भी परवाह किए बिना एक दूसरे को पागलों की तरह किस किए जा रहे थे। उन कपल्स में कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी गोद में बिठाकर ही उसकी बॉडी से खेल रहा था, तो कोई लड़का किसी लड़की को जानवरों जैसे काट रहा था। असल में नूर अभी जिस कैफे में आई थी वो कोई नॉर्मल कैफे नहीं था। ये मुंबई शहर का सबसे जानामाना कैफे था, जहां कपल्स खुले आम सेक्स करने से भी शर्माते नहीं थे, और वही उस कैफे में होटल की तरह रूम भी थे जहां कपल्स अपनी अय्याशियां करते थे। इस कैफे से शरीफ लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। ये शरीफों की लैंग्वेज में कहे तो बहुत ही ज्यादा गंदी जगह थी। नूर बिल्कुल ही मासूम थी और उसे इन सब चीजों की तो कभी भनक ही नहीं लगी, क्योंकि उसने कभी भी ये सब देखा ही नहीं। बेचारी बच्ची को तो किस करना भी नहीं आता, तो उसे इन सब चीजों की क्या ही खबर होगी। उस कैफे में कॉफी से ज्यादा तो शराब बिकती थी और उसकी स्मेल ने पूरा माहौल गंदा कर रखा था। जैसे ही नूर की नाक में वो स्मेल जाती है, उसका जी मचलाने लगता है और तो और उसे उल्टियां आने लगती है, पर वो जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसने अभी बहुत ही रिवेलिंग टाइप की ड्रेस पहन रखी थी और उसकी उम्र लगभग 25 के आसपास होगी। वो लड़की नूर को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर उससे पूछती है, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, बिल्कुल एक बच्ची हो तुम, और इस जगह पर बच्चों का आना सख्त मना है, तो अभी चुपचाप यहाँ से वापस चली जाओ। इतना कहकर वो लड़की वापस जाने के लिए मुड़ती है। तभी नूर झट से उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, प्लीज मुझे यहाँ पर कोई छोटा मोटा काम दिला दो, मैं कुछ भी करूँगी, बट प्लीज आप मेरी छोटी सी हेल्प कर दो ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है दीदी। नूर की इस लाचारी को देखते हुए वो लड़की नूर का हाथ धीरे से पकड़ते हुए उससे कहती है, मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, पर ये जगह तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है। ये बहुत गंदी जगह है, तुम यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाओगी। तभी नूर अपनी मासूमियत भरी आंखों से उस लड़की की तरफ देख उससे कहती है, मेरे पास एक ब्रेड लेने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम नहीं दोगे तो शायद मैं भूख की वजह से मर जाऊं। नूर की ये दिल को छू जाने वाली बात को सुनकर शायद उस लड़की का दिल भी पिघलता है और वो नूर की तरफ देख अपनी प्लेन वॉइस में नूर से पूछती है, ओके तो मैं तुम्हें कुछ काम दूंगी जो तुम्हें करना होगा,
तुम्हें यहाँ पर आने वाले सभी कपल्स और साथ साथ जो सिंगल गर्ल्स और बॉयज भी आते हैं उनको कॉफी और ड्रिंक सर्व करनी होगी, और इसके लिए मैं तुम्हें महीने के 5,000 दूंगी। बोलो मंजूर है? उस लड़की की बात को सुनकर नूर किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी जगह पर ही चहकने लगती है और फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, हाँ बिल्कुल, पर मेरी कॉलेज। तभी वो लड़की नूर से कहती है, तुम एक काम करो, डबल शिफ्ट करो, पहली मॉर्निंग के 6 से लेकर 10 बजे तक और दूसरी इवनिंग के 6 से लेकर रात के 10 बजे तक, मतलब 4-4 8 घंटे की। इससे तुम्हारा कॉलेज भी हो जाएगा और जॉब भी। नूर को वो तरीका सबसे अच्छा लगता है, पर अपनी मासूमियत के चलते वो ये नहीं समझ पाती कि उसने अनजाने में क्या कर दिया है। नूर अपनी जॉब के लिए बहुत खुश तो होती है, पर उसे ये बात पता नहीं होती कि ये खुशी उससे बहुत ही जल्द छीन जाने वाली है, और इस जॉब की वजह से ही उसे और बहुत कुछ देखना और सहना पड़ेगा। नूर उस लड़की से बात करके आज से ही अपना काम शुरू कर देती है, पर उसे वहां मौजूद लड़कों की नजरों से काफी डर लगने लगता है, पर अपने पेट की भूख के लिए वो चुपचाप अपना काम करती है। ऐसे ही उसके कॉलेज का टाइम हो जाता है, तो नूर वहीं से अपने कॉलेज चली जाती है। आज कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स मायरा, सारा और सोनाली ही आती है, उनके साथ बॉयज नहीं होते, और रहेंगे भी क्यों, उन्हें दूसरे काम भी तो थे ना। वो शैतान अंश अपने हॉस्पिटल में बिजी था, तो ईशान और अथर्व अपने अपने कामों में। जब वो तीनों लड़कियां नूर को देखती है, तभी मायरा और सारा तो चुप ही खड़ी रहती है, पर वो सोनाली ज्यादा ही उड़ने लगती है और बात बात पर नूर को तंग करती है। आज सारा और मायरा को उनके असाइनमेंट सबमिटेड करने होते हैं, तो वो दोनों बस उसी में लगी रहती है, पर वो सोनाली अपनी सो कॉल्ड चमचियों के साथ मिलकर दिन भर नूर को परेशान करती है, पर नूर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नूर अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाती है। बट जब मायरा और सारा अपने असाइनमेंट पूरे करके निकल ही रहे होते हैं, तभी उन दोनों का ध्यान नूर पर पड़ता है, जो अभी कॉलेज कैंपस के आइसोलेटेड एरिया में अपनी बुक लिए अकेले बैठी होती है। तभी उन दोनों की कानों में नूर की प्यारी सी आवाज पड़ती है, जो वो खुद से ही कहती है, ओफो नूर, ये तो बहुत बड़ा है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं, कल तो मुझे भी असाइनमेंट सबमिटेड करने हैं। नूर की बात सुनते ही मायरा नूर की तरफ जाती है और सारा भी उसके पीछे होती है। जब नूर को अपने आगे किसी की परछाई दिखती है, तो वो किसी क्यूट से बिल्ली के बच्चे की तरह अपना सिर ऊपर करती है और अपनी नीली आंखों को बार बार झपका कर उन दोनों की तरफ देखने लगती है। इस वक्त नूर इतनी ज्यादा मासूम लग रही थी कि एक पल के लिए वो दोनों भी उसमें ही खो गए थे। पर तभी नूर मायरा से पूछती है, मायरा मैडम, आपको कुछ चाहिए क्या? नूर से नूर की आवाज सुनकर वो दोनों अपने होश में आती है, और तभी मायरा नूर के लेफ्ट साइड में बैठती है, तो सारा राइट साइड में। तभी मायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी रुड आवाज में नूर से कहती है, दिखाइए कौन सा क्वेश्चन है। तभी नूर मायरा की तरफ देखते हुए इनोसेंटली उससे पूछती है, आप मेरी हेल्प करोगे? इस पर मायरा नूर को घूरते हुए उससे कहती है, मुझे आपके सवालों के जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना मैं आपसे पूछ रही हूँ और कह रही हूँ ना, आप सिर्फ उतना ही करिए, समझे? नूर सिर्फ अपना सिर हिलाती है। तभी मायरा फिर से नूर से कहती है, अभी शो मी क्या प्रॉब्लम है? तभी नूर अपनी टेक्स्ट बुक को मायरा के आगे लाती है और फिर अपना उदास सा चेहरा बनाते हुए उससे कहती है, नूर को ये नहीं समझ रहा। तभी मायरा नूर से कहती है, ठीक है, मैं समझा रही हूँ आपको, अभी ध्यान दो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। नूर अपना सिर हिलाती है और मायरा उसे समझाने लगती है। तभी सारा वहां से निकलकर एक कोने में आती है और देखती है कि कैसे वो दोनों अपने में ही खोई हुई है। तभी सारा अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करती है, और जब आगे वाला इंसान सारा का फोन उठा लेता है, तभी सारा उससे कहती है,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा प्लान धीरे धीरे काम कर रहा है। हाँ, जैसा हमने सोचा था वैसा तो नहीं, बट उससे बुरा भी नहीं है। ओके बाय। इतना कहकर सारा फोन कट कर देती है और फिर चुपचाप से अपने फोन में नूर और मायरा की फोटो लेती है, जो अभी भी सब कुछ भूलकर अपनी दुनिया में ही खोए हुए थे। सारा वो फोटो किसी के नंबर पर सेंड करती है और फिर एक शैतानी स्माइल के साथ कहती है, अब आगे आगे देखो होता है क्या, शायद हमारे साथ बाबाजी भी है और हमारी हेल्प कर रहे हैं, अच्छा है। इतना कहकर सारा चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। तब तक मायरा भी नूर को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करती है और तभी मायरा नूर की तरफ देख उससे पूछती है, डॉल आपको समझा ना दिदू ने जो समझा। मायरा अपनी धुन में ये भूल गई थी कि अभी सिचुएशन पहले वाली नहीं है और शायद इसी के चलते उसने नूर को डॉल बोल दिया, जो मायरा 17 साल पहले नूर को बुलाती थी। नूर के लिए सबने प्यारे प्यारे निकनेम्स रखे थे, जैसे मायरा और ईशान की डॉल, सारा और अथर्व की बनी एंड अंश की बेबी लाफ। वैसे अंश ने बहुत सारे और प्यारे से नेम्स दिए थे नूर को, पर बेबी लव स्पेशल था और उसके लिए अंश बहुत ज्यादा पजेसिव भी था। अगर घर में किसी ने नूर को गलती से भी बेबी लव कह दिया तो उसको अंश के गुस्से का सामना करना पड़ता था। वक्त के साथ वो सब कुछ बदल गया और अभी सब नूर को उसके नाम से ही बुलाते हैं या फिर उसके दूसरे स्पेशल नेम से, जो था खूनी और मर्डरर। जब मायरा को अपनी कही गई बात का एहसास होता है तब वो झट से अपने आप पर काबू रखते हुए नूर से कहती है, आपको समझा जो मैंने आपको समझाया है। नूर, समझा तो ठीक है, पर अगर नहीं समझा तो खुद समझ लेना। इतना कहकर मायरा वहां से उठती है और बाहर चली जाती है। सारा भी उसके पीछे आती है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, ये क्या था मायू, यू कॉल हर डॉल, आर यू श्योर? तुमने उसकी हेल्प क्यों की? तभी मायरा बिना किसी इमोशन के सारा से कहती है, जब बात नूर के स्टडी की आती है तभी अंश भाई भी उसे नहीं रोकते तो मैं क्यों रोकूं, और वैसे भी उसको मम्मा का सपना ही पूरा करना है ना, तो करने दो। अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ, डू यू वांट्स टू कम विथ मी सारा? तभी सारा मायरा से कहती है, नहीं मुझे कुछ काम है, तो तुम जाओ, मैं अपने ड्राइवर को बुला लूंगी। सारा की बात सुनते ही मायरा अपना सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सारा जिस तरफ मायरा गई है उस तरफ देखते हुए कहती है, जिस दिन हमारा प्लान कंप्लीट होगा ना, वो दिन हम दोनों, सारा और बहुत जल्दी पता चलेगा कि सेलिब्रेशन का दिन होगा जिसका हम दोनों बहुत ही ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हैं।